welcome to Physics with Vinay Uppal. I am Vinay Uppal and I'm back. And आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द मॉक टेस्ट फॉर फिजिक्स, द फाइनल मॉक टेस्ट विच वाज हेल्ड yesterday and today on my website vinayappal.com. तो अगर तुमने मॉक टेस्ट दिया था तो द रिजल्ट्स आर आउट एंड यू कैन गो एंड चेक योर रिजल्ट एंड हैव अ लुक एट द एनालिसिस रिपोर्ट जो तुमको मिला होगा. तो अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना, देख लेना कहीं सिली मिस्टेक्स से मार्क्स तो नहीं लूज कर रहे हो या फिर कोई फॉर्मूला भूल जाते हो. दीज आर द टू थिंग्स दैट कैन स्टिल बी फिक्स्ड इन द लास्ट 3-4 डेज जो बचे हुए हैं बिफोर जी एडवांस. ठीक है, कोई कॉन्सेप्चुअल इश्यूज है, कोई चैप्टर अनटच्ड है, वो तो ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज लास्ट 3-4 डेज में एनीवे कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट सिली मिस्टेक्स एंड जो फॉर्मूला तुमको आते हैं और आने चाहिए और तुमने गलती कर दी फॉर्मूला में, तो वो ये दो चीज़ें देख लेना एक बार. ऑलराइट, एंड जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया यू कैन स्टिल फॉलो दिस डिस्कशन एंड तुमको भी कुछ हेल्प हो जाएगा as I solve this paper. Alright, so let's begin. Let's do a question from Units and Dimensions ka chapter. Electromagnetic fields are store energy and momentum, light waves being a prime example. Using dimensional analysis and the knowledge of light waves, what can we deduce for the expression of the electromagnetic field में जो momentum है stored per unit volume. ठीक है. Okay, so electromagnetic fields पहले मेरे को ऑप्शन है उसमें से चूज करना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एनर्जी कितना स्टोर करते हैं? द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, राइट? तो डायमेंशंस इसका विल बी द सेम एज द डायमेंशन ऑफ हाफ को तो हटा देता हूँ, डायमेंशन ऑफ दिस. एंड मोमेंटम इज एनर्जी बाय सी, ये तो मुझे पता है. दिस इज द रिलेशन फॉर लाइट वेव्स. So momentum का dimension would be energy का dimension divided by c. अब I want to involve magnetic field as seen in the options also. So momentum का dimension जो होगा magnetic field और electric field का relation तो तुमको पता होना चाहिए. Dimension of electric field is c times dimension of magnetic field. Correct? Velocity into magnetic field का dimension is same as electric field. So यहाँ पर बन जाएगा, मैं जो c है, C को मैं E बाई बी लिखता हूँ, E बाई बी, तो ये डायमेंशन बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई बी. ठीक है. सो मेरे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो ये दोनों गलत हो गए. इन दोनों में से मुझे चूज करना है. ओके, अब B क्रॉस E चूज करूँगी, E क्रॉस B चूज करूँ. तो लाइट वेव्स के बारे में देखते हैं. लाइट वेव्स में वी हैव टू यूज द नॉलेज ऑफ लाइट वेव्स कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, अगर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो वेलोसिटी इज पैरेलल टू E क्रॉस B, करेक्ट? सो मोमेंटम ऑफ द लाइट वेव is parallel to E cross B. Momentum of the light wave is in the direction of the velocity of light, of course. So momentum is parallel to E cross B, not B cross E. Correct? So my correct option would be C. A cylindrical beaker of mass m and radius r has its center of mass at a height h above its base. So let me just draw the diagram. मेरे पास एक beaker है of रेडियस आर एंड मास एम एंड उसका सेंटर ऑफ मास कुछ लेट्स से हाइट एच यहाँ पर है. ठीक है. इट्स नाउ फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट एक्स. तो ये एक्स में वाटर भर दिया. टू मिनिमाइज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द बीकर प्लस वाटर, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? ओके, सो आई वांट टू मिनिमाइज द सेंटर ऑफ मास. सो वाटर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? एक्स बाय 2 हाइट पे. सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास मेजर्ड फ्रॉम द बेस, second radius for the beaker is m1 y1 मतलब h प्लस ये वाटर का क्या होगा? डेंसिटी इनटू द एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इनटू x. ये मास ऑफ वाटर हो जाएगा इनटू x बाई 2 डिवाइडेड बाय इनटू x बाई 2 क्यों किया? बिकॉज आई एम डूइंग m1 y1 प्लस m2 बाई 2 ऐसे डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m प्लस वाटर. ठीक है. एंड देन ऑल यू हैव टू डू मिनिमाइज करना, तो इसका डेरिवेटिव 0 कर देना. ठीक है. तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन एंड यू विल गेट आंसर एज ए. लेट्स डू अ नाइस क्वेश्चन ऑन कंडक्टर्स. 3 thin concentric conducting spherical shells of radius a less than b less than c carry charges q1 q2 and q3 respectively. The outermost shell, let me just draw the diagram. तो मेरे पास एक inner shell है of radius a b and finally radius c and इसका चार्ज क्या है? q3.
क्या बोला गया था? outermost shell is now connected to earth. Okay, the decrease in the total electrostatic energy of the system of the three shells due to grounding the outer shell is how much? तो सबसे पहले कैन आई राइट द एनर्जी? तो एनर्जी मतलब कोई सिस्टम का कैसे लिखेंगे अपन? सेल्फ एनर्जी से लिखेंगे प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, राइट? सो इनिशियली द इनिशियल एनर्जी is going to be k q1 square by 2a, k q square by 2r होता है ना शेल के लिए, प्लस k q2 square by 2b प्लस k q3 square by 2c. इंटरेक्शन बिटवीन q1 एंड q2 क्या होगा? आई कैन राइट पोटेंशियल ऑफ q1 एट द चार्ज q2, तो वो रेडियस तो b है, so potential due to q1 at the middle shell would be k q1 by b into the charge, potential into charges interaction, the potential energy, प्लस Q1 Q3 का इंटरेक्शन क्या होगा? K Q1 Q3 by C. Q1 का पोटेंशियल एट डिस्टेंस C is K Q1 by C into the charge Q3, and similarly Q2 के कारण पोटेंशियल एट C would be K Q2 by C into the charge Q3. तो ये मेरा तीनों इंटरेक्शन टर्म्स मिल गए, ये वाला, ठीक है। अब फाइनली क्या होने वाला है? इसको हमने अर्थ कर दिया, तो अर्थ करने पे व्हाट इज गोना हैपन इज जो टोटल चार्ज आएगा आउटर शेल पे, let me write it as some x, ठीक है। I'm not distributing the charge on the inner and the outer surface of the shell, I'm just writing the total charge on the shell is x. Q1 Q2 are the total charges, जो inner outer surface पे है वो distributed रहेंगे, but we don't really care about that. So यहाँ पर let's calculate कि finally charge total कितना आएगा outer shell पे, उसका potential कितना होना चाहिए? 0. So potential of the outer shell due to Q1 would be Q1 by C, due to Q2 Q2 by C, due to x itself would be k x by c, should be 0. So x का वैल्यू क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ q1 प्लस q2. ओके, सो अब इस तरीके से लिखेंगे, बस q3 का वैल्यू को अपने को क्या लिखना? माइनस q1 प्लस q2. दैट्स ऑल दैट हैज चेंज. q3 का वैल्यू इज गॉन फ्रॉम q3 टू माइनस ऑफ q1 प्लस q2, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट कि फाइनल जो एनर्जी होगा k q1 स्क्वायर बाय 2 है, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको तो कुछ होने नहीं वाला है, ये भी कुछ नहीं होने वाला है। अब k q3 की जगह क्या बन जाएगा? q1 प्लस q2 द होल स्क्वायर बाय 2c, फिर k q1 q2 बाय b, ये वाला टर्म तो कुछ चेंज नहीं होगा। फिर k यहाँ पर मेरे लेट मी टेक q3 एज कॉमन हियर, सो q3 की जगह भी क्या आने वाला है? माइनस ऑफ q1 प्लस q2, एंड बाकी बचा क्या? Q1 प्लस Q2 ही, तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट दिस मोर क्लियरली, ओके, ये बन जाएगा, ऑलराइट। तो जो लॉस है, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या? दिस माइनस दिस, लेट मी राइट इट एज दिस, k q3 स्क्वायर बाय 2c plus k q1 q2 q3 by c plus k q2 q3 by c, and this minus this is minus k q1 plus q2 the whole square by 2c. and अभी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेट मी जस्ट टेक k by 2c कॉमन, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा q3 स्क्वायर, इसको मैं एक्सपांड करूँ q1 प्लस q2 को, तो q1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर, एंड हाँ यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन होगा बिकॉज आई एम सब्ट्रैक्टिंग, है ना, दिस माइनस दिस इज नेगेटिव एंड देन आई एम डूइंग इनिशियल माइनस फाइनल, तो एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो आई विल राइट प्लस 2 q1 q3 प्लस 2 q2 q3 बिकॉज आई हैव टेकन k by 2 कॉमन यहाँ पर, एंड फाइनली यहाँ पर आएगा प्लस 2 q1 q2, तो ये तो दिख रहा है तुमको, q1 प्लस q2 प्लस q3 का स्क्वायर, सो q1 प्लस q2 प्लस q3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा तो नीचे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट c आ जाएगा, सो माय आंसर वुड बी बी। लेट्स डू अ नाइस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। Consider a planet of mass m orbiting a much heavier sun. P is the planet's linear momentum, L is the angular momentum about the sun, m is the mass of the sun, g is gravitational constant, r vector is the position vector with magnitude this r, and sun को fix रखना। तो which of the following vectors is the conserved quantity for the planetary motion? तो ऑप्शंस में से अपने को चूज करना है कौन सा कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब उसका डेरिवेटिव टाइम के साथ 0 हो जाएगा, इट इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, let me first solve it for a general case of an elliptical orbit which is actually quite fast.
एंड फिर अगर तुमको एलिप्टिकल ऑर्बिट से नहीं करना है, टू अवॉइड दैट, अगर जे एडवांस में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यू कैन ऑल्सो चूज अ सर्कुलर ऑर्बिट, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है, सर्कुलर ऑर्बिट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, राइट? अगर एलिप्स में होल्ड करता है ट्रू तो सर्कल में तो करेगा ही, तो सर्कल माइट बी easier फॉर यू टू डू इट इन द एग्जाम सिचुएशन. ओके, बट लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट द जनरल एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो अगर ऑप्शंस में देखो तो लेफ्ट साइड पे इस तरीके से टर्म्स है, पी क्रॉस एल, एल क्रॉस पी, ये सब है, राइट? एंड राइट साइड में ये एम स्क्वायर जी एम, ये तो कांस्टेंट है, इनटू आर वेक्टर बाय आर, इस तरीके से है. ठीक है, तो अपने को देखना है किसका टोटल डेरिवेटिव जीरो बनता है. तो लेट मी जस्ट फर्स्ट डिफरेंशिएट द लेफ्ट टर्म. तो पी क्रॉस एल का डेरिवेटिव, पी का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? फोर्स. एंड एल तो एक कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो, बिकॉज अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन प्लैनेटरी मोशन. सो एफ क्रॉस एल बन जाएगा. ठीक है, एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर आर कैप क्रॉस एल. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या पूछा गया? जो सेकेंड टर्म है, सब सेकेंड टर्म इस तरीके से देख रहे हो, जस्ट प्लस माइनस साइन का फर्क है, और यहाँ पर एक एम मिसिंग है. तो लेट मी जस्ट चूज दिस टर्म, एंड मान में अगर एम नहीं है तो वो अपन चेक कर लेंगे खुद से. सो एम स्क्वायर जी एम बाय आर वेक्टर बाय आर, ये आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड जो है, दैट इज नथिंग बट आर कैप. So I'm trying to calculate the derivative of this term, correct? So basically it's m square gm derivative of r cap. So sun यहाँ पर है, this is my position vector, this is my r cap. तो r cap का derivative मतलब क्या? So as the planet travels, the r vector is going to rotate, तो r cap भी rotate होगा, correct? तो जो कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, if it rotates, तो you should understand हाउ टू राइट इट्स डेरिवेटिव. कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, अगर वो रोटेट हो रहा है डी थीटा से, तो कितना उसका चेंज होगा? ए डी थीटा, करेक्ट? बिकॉज वो आई कैन ट्रीट इट एज अ स्मॉल आर्क, तो द चेंज इन द वेक्टर which is the small vector would be a d theta as the a vector rotates. So dA by dt I can write it as a d theta by dt. बट अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है डी थीटा बाई डी टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, सो आई कैन राइट इट एज ओमेगा क्रॉस ए. ये स्टैंडर्ड चीज है जो तुमको पता होना चाहिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिराइव इट हियर. द डायरेक्शन dA vector will always be perpendicular to a vector if its magnitude is constant, right? So a vector का magnitude constant है और rotate कर रहा है, तो it will just the change in the vector will be perpendicular. तो चेक कर लो, ओमेगा वेक्टर इज आउटवर्ड्स as if it rotates in the anti-clockwise sense. So omega cross A, you can check that it is giving you the correct direction of D. So basically this is the correct formula. ये तुमको पता होना चाहिए as part of theory, but मैंने यहाँ पर derive कर दिया. So dA by dt is omega cross A. Alright. So dr cap by dt would be omega cross r cap. And omega मतलब rate of change of the position vector, कितने rate of rotation of position vector. तो उसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर. ये तो पता ही है अपने को, एंगुलर मोमेंटम को मैं एम आर स्क्वायर ओमेगा लिख सकता हूँ क्रॉस आर कैप. तो ये बन जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर एल वेक्टर क्रॉस आर कैप. ओके, सो नाउ यू शुड बी एबल टू सी द करेक्ट ऑप्शन सच दैट द टोटल सम इज जीरो वुड बी, यहाँ पे माइनस आर कैप क्रॉस एल है, this minus this would be 0, right? Because L cap cross R cap would be minus of R cap cross L vector. ठीक है, so correct option would be D. Let's do this for the special case of a circle also. वो भी मैं बता देता हूँ. तो अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट मान लूँ, उसके लिए भी ये वैलिड है, होना चाहिए. तो लेट्स से कुछ वेलोसिटी v वेक्टर है. सो फर्स्ट टर्म d बाई डी टी ऑफ p क्रॉस l, तो सेम ही चीज़ रहेगा. ये क्या बन जाएगा? f क्रॉस l. सो f क्रॉस l अगर मैं ऐसे देखूँ, प्लैनेट यहाँ पर है तो मेरा फोर्स वेक्टर ऐसा है, एंड l वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लैनेट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, एंड वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. तो कैन यू सी f क्रॉस l इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट? सो f क्रॉस l को मैं क्या लिख सकता हूँ?
जी एम एम बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ सो जी एम एम बाय आर स्क्वायर इनटू द एंगुलर मोमेंटम विच विल बी एम वी आर, करेक्ट। एंड डायरेक्शन क्या है, वी वेक्टर, सो मैं वी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा जी एम एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर वी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अब मैं सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करता हूँ, ये जो एम स्क्वायर जी एम आर वेक्टर बाय आर है। अब ये जो आर है मैग्नीट्यूड, वो तो कांस्टेंट है बिकॉज उसका रेडियस तो कांस्टेंट है, बस आर वेक्टर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा जी एम एम स्क्वायर वी बाय आर। सो ऑफ कोर्स नाउ यू कैन सी कि द रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तो दिस माइनस दिस होना चाहिए, मतलब द कंजर्व क्वांटिटी वुड बी पी क्रॉस एल माइनस दिस टर्म, सो आंसर वुड बी डी। तो इस तरीके से अगर जेईई एडवांस में है वैसे क्वेश्चन, तो यू कैन यूज द स्पेशल केस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड स्टिल सॉल्व इट। लेट्स कम टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये क्वेश्चन में, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ते हैं। अ बलून ascends vertically slowly unreeling a long copper wire, तो ऐसे लॉन्ग कॉपर वायर अनरील कर रहा है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस मच, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। व्हेन 1 किलोमीटर ऑफ द वर्टिकल वायर हैज बीन अनरील्ड, द अमाउंट बाय व्हिच द वायर हैज स्ट्रेच्ड इज हाउ मच। सो ये जो वायर है, इसमें जो जैसे कि ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि रोप इज हैंगिंग, तो उसमें स्ट्रेच कैसे निकालते हैं? द टेंशन at a distance x, the tension comes out to be mgx by L, where L is the total length, right? तो ये टेंशन लीनियर है x के, so if stress is linear in x is proportional to x, then you can use the stress at the midpoint directly. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, so I'm going to use that. तो जो हाफ किलोमीटर 500 meters, let me just first use the values. L है, वेरिएबल्स यूज करता हूँ, सॉरी, वैल्यूज एंड में डालता हूँ। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन वुड बी डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ए है तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एल बाय 2। टेंशन एट द मिड पॉइंट विल बैलेंस द weight of half the copper wire into G. So tension by area would be Young's modulus Y delta L by L, correct? तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं यूज कर रहा हूँ. I'm not proving it here, but it can be proven easily that when the stress is linear in x, then you can just directly use the Hooke's formula by using the tension at the midpoint, stress at the midpoint. So यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डेल्टा L should be equal to T by A L by Y, ठीक है. तो T by A मतलब कितना बन जाएगा? रो एल जी बाई 2 L स्क्वायर बन जाएगा एंड Y, ठीक है. सो अभी बस सब्स्टिट्यूट करना है अपने को. सो डेंसिटी कितना दिया? 9 इंटू 10 पावर 3 इंटू लेंथ इज 1 किलोमीटर, मतलब 10⁻6 बन जाएगा. सब मीटर्स में कर रहा हूँ. जी का वैल्यू 10, सॉरी जी का वैल्यू 9.8 बोला हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू यंग्स मॉडुलस विच इज 1.4 इंटू 10 पावर 11, ठीक है. सो ये 7 बन जाएगा. 7 इंटू 9 इज 63 बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 meters. So 630 by 2 मतलब 315 into 10⁻³ meters मतलब millimeters. So my answer would be 315. Let's look at a nice question from current electricity. Consider 20-25 points in space. Each pair of points is connected by a resistor. Each resistor has the value 40-50 ohms. The equivalent resistance between any two points is what? Okay, so मेरे पास ऐसे बहुत सारे points है. Let me just arrange these points this way. So I have these the equivalent resistance between any two points. So let's call those points as A and B. ठीक है. तो ये कितना बन जाएगा? 20-23 points बन जाएंगे. एंड सारे के बीच में रेजिस्टेंस है. ऐसा भी एक रेजिस्टेंस है. Every pair of points is connected by resistance. But you should be able to see from symmetry that ये जो 20-23 points है, they will all be identical with respect to A and B. A and B को क्या फर्क पड़ेगा? ये सारे points सब सेम ही लगेंगे, correct? The actual location of points in space doesn't matter. Electrical circuit है. So the only
सो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि सारे पॉइंट्स विल बी इक्विपोटेंशियल. सो इसका मतलब दोनों के बीच में, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में या इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है उनमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा. वी कैन जस्ट रिमूव द रेजिस्टेंसेस. So the only resistance that will remain is between A and the points and B and those points. ये जो 2023 points है उनके बीच का resistances are useless because they all be equipotential. ठीक है. So ये resistance R बोलता हूँ, 40-50 ohm is R. So ऐसे series में 2R 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 ऐसे कितने 2023 points बन जाएंगे. So parallel में, so 2R divided by 2023 will be the equivalent resistance for all these resistance. But don't forget एक और resistance है A और B के बीच में, right? So that this R and this will be in parallel. So 1 by R equivalent would be 1 by R plus 2023 by 2R. तो ये बन जाएगा 2025 by 2R. So R equivalent would be 2R by 2025 and R का वैल्यू क्या है 40-50. तो ये 4 ohms बन जाएगा. My answer would be 4. Let's look at a nice question from EMI chapter. A circular wire loop of radius 4 meters and uniform resistivity and uniform cross section lies in a plane perpendicular to the uniform magnetic field that increases linearly in time according to B equal to alpha t. Alpha का वैल्यू 1 दिया हो. ठीक है. यहाँ पे लेट्स से सब जगह ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है. It is confined to the circle and 0 outside. Okay, an ideal voltmeter is connected across points P and Q which subtend 90-degree angle at the center. ठीक है, तो voltmeter reading कितना है? Okay, so इस लूप में कुछ करंट फ्लो करेगा because of the changing magnetic flux. Voltmeter का रीडिंग क्या होता है? The reading of the voltmeter is integral E dot dl. तो मैग्नीट्यूड अपने को कुछ बोला नहीं गया वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है, तो बेसिकली इट्स अंडरस्टूड दैट वी आर बीइंग आस्क्ड द मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो I'll just what I want to do is I'll just integrate E dot dl from Q to P. यहाँ पर electric field in general will have conservative as well as the non-conservative fields. But in this particular situation जो अपने पास है, यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी है सब जगह पूरे लूप में, तो वहाँ पे कोई कंजर्वेटिव फील्ड जनरेट नहीं होगा बिकॉज कोई चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं होंगे. चार्जेस एक्यूमुलेट रेजिस्टेंस जब होते हैं, चार्जेस एक्यूमुलेट व्हेन द रेजिस्टेंस सडनली चेंजेस. ठीक है, दो रेजिस्टेंस के बीच का जो इंटरफेस होता है वहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं. तो यहाँ पर या रेजिस्टिविटी सडनली चेंज होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी है, तो देयर विल बी नो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड. तो जो भी बचेगा वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बचेगा. तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का इंटीग्रल इज नथिंग बट EMF अक्रॉस PQ. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड द EMF अक्रॉस PQ. अब द स्टैंडर्ड वे टू डू दिस कि कोई एक कॉर्ड है, उसका अगर मुझे EMF निकालना है, सो यू कनेक्ट इट टू द सेंटर. दिस इज स्टैंडर्ड वे विदाउट एक्चुअली इंटीग्रेटिंग. सो मैं क्या करूंगा कि EMF इन द ट्रायंगल should be EMF from Q to P plus EMF from P to O plus EMF from O to Q. बट ये दोनों तो जीरो है बिकॉज मुझे पता है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन कंजर्वेटिव वाले हैं दोज आर सर्कुलर, तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू OQ एंड OP, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा. तो जो भी EMF आएगा इस पूरे ट्रायंगल में वो Q और P के अक्रॉस ही आएगा. ठीक है, QP वाले ब्रांच के अक्रॉस आएगा. सो बस अपने को ट्रायंगल का फ्लक्स निकालना है. सो EMF इन द ट्रायंगल वुड बी d by dt of the flux which is अल्फा इंटू इसका एरिया कितना बन जाएगा हाफ R स्क्वायर. ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ मैं. सो अल्फा टी इंटू हाफ R स्क्वायर, अल्फा टी इज मैग्नेटिक फील्ड, सो ये बन जाएगा अल्फा R स्क्वायर बाय 2. तो ये मेरा वोल्टमीटर रीडिंग बन गया. तो कितना बन जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या दिया 1 इंटू R क्या दिया R स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो 8 volts विल बी द आंसर. Let's look at a question from current electricity. Current travels along a circular curved ohmic conductor from end B to end A. The center of curvature at O. ठीक है. End A is maintained at potential V1, B is maintained at potential V2 by an external cell. तो यहाँ पे कोई ऐसा cell है. ठीक है. So B will be at higher potential actually because B to A जा रहा है ना. ठीक है. तो current density J of R will depend on the distance R from the center of curvature such that J of R is proportional to R raised to minus n where n is what. Okay. तो बोला गया कि
assume the current to travel in circular arcs with O as a center of curvature. So इसका मतलब यहाँ से circular arcs में जाने वाला. So at a general distance r, see current जो current density का direction है वही electric field का density direction होगा, because J vector is sigma E vector. So if I go from B to A along the electric field line, I can say that the potential difference V2 minus V1 would be E into R theta. ये theta तो एक constant है, सोचो, correct. So therefore मैं बोल सकता हूँ कि the electric field will be V2 minus V1 by R theta, and J would be equal to sigma E. So sigma into V2 minus V1 by R theta. So J will be inversely proportional to R. ठीक है, मतलब this will be n का value would be 1. ठीक है, so my answer would be 1. A long solenoid of radius A is wound from a thin wire of uniform cross section, a circular cross section having radius R and resistivity rho. ठीक है. The wire is slightly wounded so that its turns are touching each other, but they are insulated from each other. ठीक है. तो ऐसे मेरे पास जो सोलेनॉइड है उसमें ऐसे ऐसे वायर्स हैं, तो कुछ थिकनेस है वो वायर्स का. थिकनेस कितना बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा, राइट? 2r बन जाएगा थिकनेस. ठीक है, ओके. कुछ दिए हुए सारे वैल्यूज, यहाँ पर सारे वैल्यूज दिए हुए हैं. पाई स्क्वायर को 10 बोला है. इफ द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड आर शॉर्टेड and any current flowing initially drops to e raised to minus 1 of its original value in how much time? So basically this solenoid मतलब it has, see, resistivity दिया हुआ है rho, and इसका inductance भी होगा. So it's like कि मेरे पास एक inductance है और एक resistor है and उसको फिर short कर दिया, तो ये RLDK टाइप हो गया. So जो मेरा करंट फ्लो होता है RLDK सर्किट में वो क्या बनता है? I0 into e raised to minus RT by L. ये तो अपने को पता है. So कितने टाइम में it will drop? I0 is the initial value, तो कितने टाइम में it will become I0 by E? RT by L should be equal to 1, right? So time would be L by R. एक time constant में वो it will drop to E. So मेरे को L और R का वैल्यू निकालना है. So L का वैल्यू में क्या लिखूँ? L का वैल्यू सोलेनॉइड के लिए तो मुझे पता है mu naught n square L A, where L is the length. ठीक है. A is pi A squared. A is the radius, जो यहाँ पर रेडियस A है, so pi A square लिखता हूँ. अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिख सकता हूँ मैं? पर यूनिट लेंथ. व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो यू शुड बी एबल टू सी कि जैसे यहाँ पे मेरे पास सपोज n टर्न्स है, तो द टोटल लेंथ वुड बी n इनटू द डायमीटर, करेक्ट? सो because each thickness is the thickness of each turn is the diameter. So मेरे पास I have n turns in how much length? In this much length. So number of turns per unit length would be n divided by n into 2r. तो 1 by 2r. ठीक है, तो n का वैल्यू 1 by 2r बन गया. ओके, तो मेरा इंडक्टेंस जो है वो लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट L pi A square by 4r square. ओके, अभी रेजिस्टिविटी लिखना मुझे, तो एक टर्न का रेजिस्टिविटी में कैसे लिख सकता हूँ? रो इंटू द लेंथ. लेंथ ऑफ वन टर्न इज हाउ मच? सर्कमफरेंस 2 by A इंटू रो इंटू L डिवाइड बाय एरिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज pi r squared. ठीक है, और कितने टर्न्स है मेरे पास? n इंटू L, राइट? एंड n का वैल्यू क्या है? 1 by 2r. राइट, वन टर्न का रेजिस्टेंस इतना है, रो इंटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L. ओके, सो L by R का वैल्यू मुझे निकालना है. सो सबसे पहले ये पाई पाई कैंसिल कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 रो A L डिवाइड बाय, ये 2 भी कैंसिल हो गया, बाय R क्यूब. देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ. ओके, फिर L by R का वैल्यू क्या बन जाएगा? म्यू नॉट L pi A square डिवाइड बाय 4r square इंटू R क्यूब बाय रो A L. ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड L जो है लेंथ वो कैंसिल हो गया. म्यू नॉट का वैल्यू इज 4 पाई, सो 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 7 आ गया.
फिर बचेगा ए का वैल्यू क्या है 5 × 10⁻², आर का वैल्यू 5 × 10⁻⁴. So let me just multiply a and r and write 25 × 10⁻⁶. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4. तो 4 कैंसिल हो गया एंड डिनोमिनेटर में एक रेजिस्टिविटी बचेगा विच इज 2 × 10⁻⁸. ठीक है, तो देखो ये सब कुछ कैलकुलेशन करके मेरे पास आ जाएगा 12.5. 25/2 इज 12.5 हियर एंड बाकी 10 पावर क्या बन जाएगा, दिस इज पाई स्क्वायर को 10 लेना बोला गया. सो ऊपर नीचे 13, 12 एंड 4. ऑलराइट, सो मेरे पास बन जाएगा 1250 × 10⁻⁶ seconds. तो 1250 microseconds. Okay, so my answer would be 1250. A vibrating tuning fork held over a narrow tube containing a variable amount of water is found to give consecutive resonances when the length of the air columns are 115 and 190 centimeters. Okay, तो यहाँ पे ट्यूनिंग फोक है. So ये रेजोनेंट ट्यूब एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है. In a separate experiment, the tuning fork gives beats of 5 Hz when sounded together with a source of frequency 225 Hz. So ये जो ट्यूनिंग फोक है उसको एक सोर्स के साथ बीट्स लगाया जिसका फ्रीक्वेंसी 225. सो बीट्स 5 Hz है. सो दिस द ट्यूनिंग फोक कैन एक्चुअली बी 230 और 220 Hz, राइट. The information क्या दिया, the frequency of the beats increases slightly when a small piece of tape is attached to the prongs of the fork. तो टेप को अगर अटैच किया तो उसका मास बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा. मेरा सोर्स इज 225, सो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक का कम होने वाला है when tape is attached, but the beat frequency is increasing. So 220 must be the frequency of the tuning fork. So 220 से like 218, 219 Hz गया तो the gap will increase. ठीक है, so I have established that this tuning fork is 220 Hz. अब जो consecutive resonance का length of air column 115 and 190 दिया हुआ है, उनका जो difference है 75 centimeters, that will be lambda by 2. ये तो मेरा standard है. The difference between two consecutive resonances is one loop length, which is half wavelength. So lambda would be 1.5 meters. तो हो गया. Speed of sound would be 220 Hz into 1.5 meters, which would be 330 meter per second. My answer would be 330. Let's come to paragraph. First paragraph देखते हैं. The density of liquid increases linearly with depth. Density at the surface is rho naught and at depth d is 2 rho naught. तो ऐसा मेरे पास लिक्विड है, उसका डेंसिटी सरफेस पे रो नॉट है एंड डेप्थ d पर 2 रो नॉट है. सो कैन आई से अच्छा, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. स्मॉल रिजिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी 2 रो नॉट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट डेप्थ d by 2. ठीक है, सो d by 2 पे the rigid sphere small बोला हुआ है is released. Okay. So क्या पूछा है, the amplitude of oscillation of the small sphere is how much? तो सबसे पहले amplitude मतलब क्या है? It is the distance between the position, extreme position, यहाँ पे velocity 0 है. So initially तो rest है, तो this is the extreme position, initial position. And equilibrium position कहाँ पर होगा? The equilibrium will be when the weight and the buoyant force is balanced. तो जो weight of the object and the buoyant force will be balanced when the density of the object, the sphere, and the density of the liquid are equal. वो कहाँ पर हो रहा है? At depth d, because sphere का density 2 rho naught है, वहाँ पे liquid का भी density 2 rho naught है. So this is your amplitude. ये मेरा mean position. ठीक है, तो amplitude कितना बनेगा? d by 2, which is 2.5 meters. Okay, so easy question. फिर क्या पूछा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्फीयर एंड सेकंड्स. सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सबसे पहले लेट्स एक्चुअली चेक कि एसएचएम हो रहा है क्या. मतलब ये एक्सपेक्ट एसएचएम होगा बट पता नहीं अपने को. लेट्स चेक. तो एसएचएम के लिए अपन क्या करेंगे कि जो मेरा मेन पोजीशन है दैट इज एट अ डिस्टेंस d, वहां से मैं डिस्प्लेस करता हूँ x. तो क्या क्या फोर्स लगेगा इस पे? जो फोर्स लगेगा that would be
अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूँ, दैट विल बी mg माइनस द बॉयंट फोर्स. सो 2 rho naught into volume into g, which is mg, minus buoyant force will be some density into volume into g. तो अभी मैं डेंसिटी को किस तरीके से लिख सकता हूँ? डेंसिटी आई कैन राइट इट एज कितने से डेंसिटी बढ़ेगा इफ यू डिस्प्लेस इट बाय डिस्टेंस x. सी लीनियरली इंक्रीज करा ना डेंसिटी. when you travel a distance d, the density increases by rho naught, from rho naught to 2 rho naught. तो when you travel a distance x, कितने से इंक्रीज करेगा? x by d into rho naught plus the density at d, which is 2 rho naught. ठीक है. Alright, so क्या किया मैंने? यूनिटरी मेथड यूज किया बिकॉज लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. और यू कैन इवन राइट द इक्वेशन ऑफ द डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वगैरह. बट मैंने डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से किया कि डिस्टेंस d इंक्रीज होने पे डेंसिटी कितने से बढ़ रहा है? रो नॉट से 2 रो नॉट, मतलब रो नॉट से बढ़ रहा है. तो डिस्टेंस x इंक्रीज अगर होगा तो कितने से बढ़ेगा? सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 2 रो नॉट एट द मेन पोजीशन एंड इंक्रीज बाय दिस मच. ठीक है. सो देयरफॉर द फोर्स वुड बी 2 रो नॉट vg माइनस, अभी ये जो रो है उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, माइनस 2 रो नॉट vg माइनस रो नॉट xg बाय d. ठीक है, इंटू v. ऑल राइट, तो ये देखो क्या बन जाएगा मेरे पास. दिस विल बिकम, माई फोर्स वुड बिकम, ये कैंसिल हो गया, माइनस रो नॉट vg बाई d इंटू x. So ये तो SHM बन गया, force is proportional to x, और negative sign भी है. So and what is this rho naught vg? That is nothing but half the weight. Correct. So मेरे पास k equivalent आ जाएगा mg by 2d. So time period would be 2 pi root of m by k equivalent, मतलब 2d by 2d by g. ठीक है. So 2 इंटू डी का वैल्यू क्या? 5 डिवाइड बाई जी का वैल्यू 10. सो ये बन जाएगा 2 पाई सेकेंड्स, मतलब 6.28 सेकेंड्स. ठीक है. सो आंसर वुड बी 6.28. An open cylindrical container of cross sectional area A1 contains water with an initial height of 20 meters. ठीक है. A small hole of area A2 is made at the bottom at t equals 0 यहाँ पर. फिर क्या बोलोगे? Water begins to leak out. The refractive index of water is 4/3. A stationary observer here above the container measures the apparent depth at t equal to 100 seconds. ठीक है. A1 by A2 का रेशियो दिया गया है. ओके. क्या पूछा गया है? The apparent depth of the base measured by the observer at t equal to 100 seconds and speed of the image of the base measured by the observer at t equal to 100 seconds. ठीक है. ओके. सो आई वांट टू कैलकुलेट कि 100 सेकेंड्स पे इसका जो हाइट है वो कितना बन जाएगा. ठीक है. तो वन वे ऑफ डूइंग इट इज वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर द टाइम टू एम्प्टी, जो तुमको काइंड ऑफ याद रहना चाहिए. द टाइम टू एम्प्टी का फॉर्मूला कितना बन जाएगा? A1 by A2 into root 2 h by g, where h is this height. ठीक है. So ये जो टोटल टाइम है, वो टोटल टाइम टू एम्प्टी कितना बन जाएगा? लेट्स कैलकुलेट दैट. So 100 into root 2 h का वैल्यू 20 मीटर्स है, डिवाइड बाय g is 10, तो ये बन जाएगा 200 सेकेंड्स. Okay, so t equal to 100 seconds पर इतना बचेगा height, let's say h. So in another 100 seconds this will empty. So now I can say कि in another 100 seconds I should have the time to empty now will be 100 seconds from this situation. So 100, which is A1 by A2 into root 2 small h by g. So let's calculate कितना बन जाएगा. Can you see h का value will have to be 5 meters, right? सो t को 100 सेकेंड्स में h का वैल्यू 5 मीटर हो जाएगा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अपेरेंट डेप्थ कितना बन जाएगा? h बाय म्यू, विच इज 5 डिवाइड बाय 4/3, तो 15/4, विच इज 3.75 मीटर. सो माय आंसर वुड बी 3.75 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बेस मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर एट t इक्वल टू 100 सेकेंड्स. तो स्पीड के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? लेट मी जस्ट डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज. सो स्पीड के लिए जो वाटर सरफेस का स्पीड है वो कितना है? A2 by A1 into root 2 GH. करेक्ट. तो देखो कितना बन जाएगा. A2 मतलब दिस विल इज 1 by 100 into root 2 into 10 into h is 5 meters. ठीक है. सो
ये बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं वाटर सरफेस के फ्रेम में देखूं, इन द फ्रेम ऑफ द वाटर सरफेस दिस बेस is going up with 0.1 meter per second, correct? So the image velocity of image with respect to the water surface would be 0.1 divided by mu, because base का जो height, base का जो location है वो भी divided by mu हो जाता है image के लिए, so उसका velocity भी divided by mu हो जाएगा, so 0.1 divided by 4/3, ठीक है? तो ये बन जाएगा 0.3/4। ये सब मीटर पर सेकेंड में, बट आंसर अपने को सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा गया, सो लेट मी जस्ट राइट इट एज 30/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? सो दिस विल बी 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है? इफ आई टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और लेट मी टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव, so I'll write velocity of image minus velocity of water, which is minus 0.1 meter per second, so let me just write it as 10 centimeter per second, माइनस क्योंकि मैंने अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया एंड वाटर नीचे आ रहा है ग्राउंड फ्रेम में, should be equal to 7.5, so velocity of image would be 7.5 minus 10, तो minus 2.5 centimeter per second, ठीक है? So image will actually be going down at the rate of 2.5 centimeter per second as observed in the ground frame by the observer, तो स्पीड जो बन जाएगा वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक हो सकता है कि 7.5 आंसर दे दे, बट दैट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द वाटर सरफेस, अपने को ग्राउंड फ्रेम में निकालना है। लेट्स कम टू वन और मोर देन वन करेक्ट। A freestanding wall of height h, thickness t and density rho w is subjected to a horizontal wind speed of v. The air comes to rest after striking the wall. Assume that the coefficient of friction is sufficient to prevent slipping. Minimum speed required to topple the wall is v naught. तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए और बी में मिनिमम स्पीड का पूछा गया। सो फोर्स कितना लगाएगा एयर, एयर कितने एरिया, सपोज ये लेंथ एल है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज एल इनटू एच, तो कितना वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, एरिया इनटू वेलोसिटी, सो एल एच वी, दिस इज द वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इनटू डेंसिटी करूंगा ऑफ द एयर, so this is the mass flowing per unit time, into velocity करूंगा तो this is momentum coming in per unit time and finally momentum becomes zero, so change in momentum per unit time is this much, so ये मेरा force बन गया। so I can just redraw the diagram, ये T है, ये H है, and because the air is uniformly distributed I can say कि its resultant will be applied at the center by symmetry, ठीक है? topple होने के लिए मतलब the normal force will pass through the edge and यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, सो अबाउट दिस टॉपलिंग पॉइंट आई कैन बैलेंस टॉर्क्स, और ये mg लग रहा है, सो आई कैन से कि ये जो मेरा फोर्स है उसको मैं f बोलता हूँ, तो आई कैन राइट f इंटू h बाई टू अबाउट द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग शुड जस्ट बैलेंस आउट mg इंटू t बाई टू, ठीक है? तो यहाँ से मेरे को आ जाएगा f को मैं लिखता हूँ रो ए एल एच स्क्वायर बन जाएगा वो इंटू वी स्क्वायर, एंड मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ द वॉल इंटू एल एच टी टी स्क्वायर इंटू जी, तो इससे ऑप्शन ए मिल जाएगा तुमको, ठीक है? ये सॉल्व करके फिर ऑप्शन सी और डी में क्या पूछा है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग व्हेन द विंड स्पीड इज वी नॉट, सो व्हेन विंड स्पीड इज वी नॉट इतना फोर्स लग रहा है, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करूँ, I should just write mu mg should be equal to the external force, right? So f का वैल्यू इस इक्वेशन से f का वैल्यू क्या बन गया था मेरे पास, mg t by h, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so I'll have mu mg should balance out the external force, so mu का वैल्यू t by h, so option C is also correct. Let's look at a nice question on dipoles. An electron of mass m and charge minus e revolves in a circular orbit with uniform speed under the influence of a point electric dipole of dipole moment having magnitude p pointing along the z axis. तो मेरे पास यहाँ पर ऐसे dipole moment है p and the plane of the orbit is parallel to the xy plane. अच्छा, तो इस तरीके से या इस तरीके से ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, it's a center on the z axis. Magnitude of the electron's angular momentum is LZ. Okay.
तो ऑप्शन ए और बी में क्या पूछा, सेंटर ऑफ ऑर्बिट्स ऑन द पॉजिटिव जेड एक्सिस या पॉजिटिव ऑन या नेगेटिव जेड एक्सिस। तो सबसे पहले तो द फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट, ऐसे होना चाहिए। तो जो डाइपोल है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे, करेक्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है पैरेलल टू डाइपोल वो जीरो होना पड़ेगा यहाँ पर when at the electron, right, because it has only to have a xy component so that the electron does not move in the z axis, it's only traveling parallel to xy plane in a circular motion, right। तो वो दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, या तो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाए या तो यहाँ पर। तो वन प्लेन इज अबव द डाइपोल एंड वन इज बिलो द डाइपोल। तो कौन सा लूप है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, आई नीड द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी अवे फ्रॉम द सेंटर, सो दिस वन। सो the plane of the orbit must be above the z axis, मतलब above the dipole, ठीक है, मतलब above the dipole, above the origin, so positive z axis में होना पड़ेगा center of the orbit। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर ऑप्शन सी और डी में क्या पूछा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। ओके, सो ये थोड़ा अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट इरेज दिस। सो डाइपोल का मुझे ये पता चल गया कि ऐसा एक एंगल पे है, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है सच दैट सी आई हैव, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक रेडियल वेक्टर ऐसे है एंड एक टेंजेंशियल वेक्टर ऐसे है, रिजल्टेंट मस्ट बी इन दिस मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जाके फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, करेक्ट। सो कैन यू सी दैट रेडियल कंपोनेंट का z component and e theta का z component must cancel each other out. So e r cos theta must cancel out e theta sin theta, correct. So e r क्या होता है, 2kp cos, यहाँ पे cos square बन जाएगा, divided by r cube should be equal to e theta is kp sin theta, sin square theta by r cube। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा tan theta is √2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट इज आर, आर इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल एंड मेरा रेडियस को मैं कैपिटल आर बोलता हूँ, ऑब्वियसली कैपिटल आर इज आर साइन थीटा। ओके, सो फोर्स इक्वेशन लिखता हूँ कि E इंटू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी द एक्स वाई कंपोनेंट, तो ई आर का साइन थीटा कंपोनेंट प्लस ई थीटा, ये जो वेक्टर है ये वाला, उसका कॉस थीटा कंपोनेंट। तो देखो क्या बन जाएगा, ई आर इज 2kp कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड ई थीटा इज kp साइन थीटा, सो ये बन जाएगा 3kp साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। सो आई विल राइट 3kpe sin theta cos theta by r cube लेफ्ट हैंड साइड पे शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय, अच्छा एक मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर स्मॉल r नहीं होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए ना, तो इट शुड बी कैपिटल R, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे लेट मी राइट स्मॉल r एज कैपिटल R बाय साइन थीटा, तो ये नीचे यहाँ पर r क्यूब बन जाएगा एंड ये साइन रेस टू 4 थीटा बन जाएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं, ये एक r यहाँ पे कट के यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा, सो आई कैन राइट एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3kpe साइन रेस टू 4 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एंड अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा, सो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 3kpe, अभी बस सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan थीटा √2 है तो sin थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा √2 बाय √3 एंड cos थीटा का वैल्यू बन जाएगा 1 बाय √3, करेक्ट। तो sin रेस टू 4 थीटा मतलब क्या बन जाएगा, sin रेस टू 4 थीटा वुड बिकम 4, so sin raised to 4 theta will become 4 by 9, correct, and cos theta would become
1/√3 इंटू एम। ठीक है, तो ये एक 3 और 3 यहाँ पे कट गया। सो LZ वुड बिकम 2/3√3 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ KPEM, एंड 3√3 मतलब 3^3/2, एंड फिर से स्क्वायर रूट लेंगे तो 3^3/4। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3^3/4, एंड ये k को मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। सो द आंसर मैचिंग वुड बी C. Okay, so A and C will be the correct answer. Let's look at a very multi-conceptual question involving modern physics involved हो रहा है, rotation and अपना thermodynamics का Newton's law of cooling वगैरह। ठीक है, तो let's just read the question first. N photons of momentum P each are simultaneously and normally incident on one surface of a thin square plate of side length L. तो मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ऐसा मेरे पास प्लेट है एंड इस पे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, which is at the same initial temperature at Ts as the surroundings. Okay, the photons are uniformly distributed over the entire surface. When they are incident, the square plate is vertical and free to rotate a horizontal axis passing through one of its sides. तो ये मेरा horizontal axis है, उसके about rotate हो सकता है। ठीक है, the square plate can be assumed to be black body, specific heat capacity S and mass M दिया हुआ है सब कुछ। Okay, any changes in the temperature can be assumed to be small compared to the surrounding, and hence Newton's law of cooling can be assumed to be applicable. Ignore any convection effects. Speed of light there is ठीक। First thing, temperature rise of the plate immediately after the incidence of photons, rate of cooling, angular speed. Okay, तो सबसे पहले तो अगर ये photons incident है इस square plate पर, तो I can conserve angular momentum about the hinge, right? तो ये length अगर L है and photons ऐसे incident है, तो uniform distribution है, तो net force of the photons can be assumed to be acting at the center, और वो कितना होगा, कितना momentum आया, N into P. So that is the change in momentum, and therefore angular momentum कितना बन जाएगा, n into p into L/2 initial angular momentum, and finally तो वो पूरा absorb हो गया, तो सिर्फ square plate का angular momentum रहेगा which would be mL²/3 into ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 3np डिवाइड बाय 2l। ओके, हाँ एक m भी रहेगा नीचे। ठीक है, सो एक ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, सी गलत हो गया। फिर टेम्परेचर राइज ऑफ द प्लेट इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंस ऑफ द फोटॉन्स, तो जो फोटॉन्स का एनर्जी है वो कितना बन जाएगा, मोमेंटम इनटू सी इज द एनर्जी, राइट? सो दिस एनर्जी शुड गो इन द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे अभी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बट बाकी किस में चला जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज में। सो ये मेरा एनर्जी कंजर्वेशन से, नाउ यू कैन जस्ट गेट डेल्टा टी, सिंपल, बिकॉज अपने को ओमेगा का वैल्यू बस ये जो है वो अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। सो यू विल गेट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो कर सकते हो। एंड फाइनली ऑप्शन बी, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द प्लेट इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ द फोटॉन्स। सो इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ द फोटॉन्स रेट ऑफ कूलिंग क्या बन जाएगा, तो बिकॉज द टेम्परेचर इंक्रीज जो है ऑफ द प्लेट वो अपने को स्मॉल मानना है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। तो थोड़ा सा अपन बेसिक से ही कर लेते हैं, क्योंकि अपने को वो जो कांस्टेंट k है dt/dt माइनस k इंटू टी माइनस टी, में जो कांस्टेंट k है वो उसका वैल्यू चाहिए। तो बेसिक से ही कर लेते, कोई बात नहीं, मतलब काफ़ी क्विक ही है। तो आई कैन राइट द रेट एट विच इट विल कूल, सो आई कैन राइट स्टेफन्स लॉ कि सिग्मा इंटू एरिया इंटू T⁴, this is the power emitted, so minus plus sigma into a into Ts⁴ is the power absorbed, should be equal to ms dt/dt। ठीक है, तो माइनस सिग्मा a T⁴ माइनस Ts⁴। अब t को मैं लिख सकता हूँ Ts प्लस डेल्टा t, तो T⁴ माइनस Ts⁴ को मैं लिख सकता हूँ Ts प्लस डेल्टा t द होल रेज़्ड टू 4 माइनस Ts⁴ माइनस 1, Ts⁴ मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, 1 + 4 डेल्टा टी बाई Ts आ जाएगा, 1 कैंसिल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 डेल्टा टी इंटू Ts⁵। ठीक है, सो आई हैव dt/dt वुड बी माइनस सिग्मा a। अब a को क्या लिख सकता हूँ 2l², बिकॉज एक सरफेस का साइड इज l,
एक सरफेस का एरिया है एल स्क्वायर, तो दो सरफेस 2l स्क्वायर डिवाइड बाय ms इनटू दिस टर्म t power 4 minus ts power 4, which is what we found out this. So 4 ts cube into delta t, and delta t का वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में मिला, ऑप्शन ए में, तो वो अपने को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है। 4 इंटू 2 8 बन जाएगा, तो ये 8 का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ts क्यूब का फैक्टर है, एंड डेल्टा टी में एक ms है, तो वो एक ms के साथ मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर स्क्वायर, एनीवे जस्ट सब्स्टिट्यूट करो डेल्टा टी, यू विल गेट ऑप्शन बी आल्सो एज करेक्ट। सो a b and d will be correct answers. Okay, so that is the that's the end of the discussion for the mock test. So in my opinion, this was very much JEE advanced level. थोड़े से medium level questions थे, थोड़े से easy and थोड़े से tough. जो one or more than one correct थे, they were a little on the tougher side in my opinion. थोड़े involved थे. बाकी काफी doable questions थे if you've studied the theory for at the JEE advanced level. Okay. Alright, so I hope your preparation has been going on well. ये last few days में my suggestion is just work on not making silly mistakes and remembering all the formula and applying them correctly. बाकी कोई new concept and new chapter learn करने की कोशिश मत करना. Just revise all the formula and chemistry में just revise all the reactions and sleep enough. Last few days में just focus on sleeping enough because that will increase your efficiency and make sure कि तुम silly mistakes avoid कर सको. Alright, so I hope you enjoyed the session. I will see you next time and I will see you at the top.